बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि क्या जनरल फैज़ के बाद जनरल बाजवा की बारी है। बिल्कुल सब कुछ वाज़े हो चुका है, ये आपके साथ बयान करना है और साथ ही तजिया भी देना है। सिर्फ ख़बर नहीं देनी, तजिया भी देना है। जनरल बाजवा के मुतालिक एक और भी बहुत बड़ी ख़बर आ गई है, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप ख़बरें सुनिए, लेकिन प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मैं शेयर यहाँ भी कर रहा हूँ ग्रुप्स में, तो खैर मैं बाकायदगी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं मेन ख़बरों पर आने से पहले मैं जल्दी एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करता जाऊँ। जमात इस्लामी ने कहा है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, कि जी हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। अब फिर मैं कुछ कहता हूँ तो फिर बहुत सारे दोस्तों को लग जाती है। मुल्क किस नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है हाफिज़ साहब। अगर आपने किसी तरीके से मशहूर होना है तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं। एवं भोंडियाँ शोंडियाँ मार के, इस तरीके से शुरलियाँ छोड़ के, भोंडी हरकत करके इस तरह से, और इनके पीछे कौन है ये फिर मैं कहता हूँ कि ये सियासी दहशतगर्दी है। तो कुछ लोगों को जो है ना बड़ा अजीब व गरीब लगता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को कहा है कि आप इस्लामाबाद में रहें, कोई बहुत बड़ी कानून साजी होने वाली है। ये भी ख़बर है, आप तक ज़रूर पहुंचानी थी। और जनाब वन एंड द ओनली इमरान खान नियाज़ी का बयान आ गया है कि जेल में मर जाऊंगा मगर ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। हैं जी, जैसे नेल्सन मंडेला हो, उधर से पाँव पकड़ लेते हैं, उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन कर रहे हैं, मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में भिजवा रहे हैं, अल्लाह के नाम पे मुझे बचा लो। लाहौर हाई कोर्ट में कभी भागते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भागते हैं, कभी कहते हैं जनाब मुझे ब्रश चाहिए। नेल्सन मंडेला को फिर ये चीज़ें तो नहीं चाहिए ना। नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था मुझे इलेक्ट्रिक ब्रश दो, कभी कहा था नेल्सन मंडेला ने कि मुझे तो डंबल्स दो, कभी नेल्सन मंडेला ने कहा था मुझे देसी बकरे दो, पहाड़ी बकरे देसी घी में, कभी उन्होंने कहा था मुझे देसी मुर्ग़ की टांगें खिलाओ, कभी कहा था नेल्सन मंडेला ने, कभी नेल्सन मंडेला ने कहा था मुझे तो अमेरिकन बाइक दो, एक्सरसाइज बाइक, कभी कहा था मेरे पास 7 बैरकें होनी चाहिए। ये कभी नेल्सन मंडेला ने कहा था। जेल में मर जाऊंगा, ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। आप जूते चाटोगे अगर आज भी आपको ये महसूस हो कि किसी तरीके से जो है ना वो मेरी कोई सहूलतकारी हो रही है। आपको पता ही कोई नहीं है कि भाई आपकी सहूलतकारी हो रही है। वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 इसमें तरमीम की मंजूरी दे दी है। अब इसमें होगी तरमीम, ठीक हो गया, तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। और जब तरमीम होगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस को खसूसी अख्तियारात मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे, मैं बहुत ऐसी चीज़ों पे तनकीद करता हूँ, लेकिन वो तनकीद इसलिए करता हूँ कि ऐसे कवानीन गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। माजी में गलत तरीके से इस्तेमाल हुए हैं और अब भी अगर एक कोई कानून गलत तरीके से इस्तेमाल होगा तो उस पर हम तनकीद करेंगे। लेकिन जो दहशतगर्द हैं, जो BLA है, मैं BLA को दहशतगर्द समझता हूँ, जो खारजी हैं उनको दहशतगर्द समझता हूँ। बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ बेरहमाना ऑपरेशन होना चाहिए, एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए जो कुचल के रख दे। इस तरीके से ऑपरेशन होना चाहिए। आप शिनाख्ती कार्ड देख देख के किसी मखसूस इलाके के लोगों को बसों से उतार के मारें। वो बेचारा कोई हजाम है, कोई सब्ज़ी ख़रीदने जा रहा है, कोई ड्राई फ्रूट ख़रीदने जा रहा है, कोई दूसरी तिजारत के लिए जा रहा है, उनका कसूर क्या था। इस तरीके से बेरहमाना ऑपरेशन इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को अंधाधुंध अख्तियारात होने चाहिए। बिल्कुल जनाब यही होना चाहिए कि शूट टू किल। जैसे ही दहशतगर्द और जैसे ही BLA का नज़र आए, इनको बिलों से निकाल के मारें। बिल्कुल इस पे मैं 100% क्लियर हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। और जनाब जनरल बाजवा के मुतालिक एक
उनसे मुतालिक उनके कुछ उनके भाई हैं, सगे भाई हैं, इकबाल जावेद बाजवा। क्या बात है स्टोरी की, माशाल्लाह। आप सुनेंगे तो अश अश कर उठेंगे, शशदर रह जाएंगे आप सुनेंगे तो। ये देखें जनाब, उनको अभी PIA से फारिग किया गया है। क्यों? कि उनकी FA की डिग्री जाली है। अब बात यह है, यहाँ पे LLB की जाली वाले भी कई बैठे हैं जो आजकल उन पर भी बनी हुई है। और जब LLB की डिग्री जाली है तो फिर वो बैठे किस बुनियाद पे हैं, आपको तो पता है। और कल मैं देख रहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन लिया कि जनाब कराची यूनिवर्सिटी को कहा है कि आगे की फ़िलहाल कार्रवाई आप रोक दें। ये हालत होती है, ये काले भोंडों की हालत है कि जब किसी एक काले भोंड पे बने तो बजाय इसके कि वो कहें कि चैलेंज करो भाई डिग्री को कि जाली क्यों है, आप चैलेंज करो क्या ये जो बातें हो रही हैं तो ये गलत हैं या ये ठीक हैं, उस पर तो कोई वजाहत आई नहीं है, किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं है। ये कादी फायजीसा साहब के बारे में सारा, उनकी मिसेज भी पेश हुई अदालत में, वो खुद आर्गूमेंट करने के लिए आ गए। जो बंदा सच्चा होता है ना वो इस तरीके से चीखता है, इस तरीके से चीख चीख के पुकार पुकार के कहता है कि जी मैं सच्चा हूं, मेरी बात सुनी जाए। बिल्कुल जनाब, वो बार बार कह रहे थे ओपन ट्रायल करें, ओपन कोर्ट ट्रायल करें, पूरी कौम को दिखाएं। वो जिस तरीके के आर्गूमेंट्स कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी मिसेस की तजलील की गई, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा नहीं। आप जिस तरीके का भी ट्रायल चाहते हैं, जो भी सबूत चाहते हैं, वो खुद आर्गूमेंट करने के लिए आ गए। सीनियर जज थे यहाँ पर। ये अगर आपकी डिग्री जाली नहीं है तो आप वो करें। और अगर PIA में लोग फारिग हो सकते हैं, पहले भी कई फारिग हुए हैं। अब जनरल बाजवा का भाई फारिग हो गया है, FA की डिग्री उनकी। अच्छा, अब मामला क्या है ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे। 1977 में उन्होंने PIA रावलपिंडी ऑफिस ज्वाइन किया। 1977, ये तकरीबन अब फारिग हुए हैं तो कुछ 36-37 बरस बनते हैं। को 2-4 साल बाद तो या 1 साल बाद वो रिटायर हो जाते। सारे जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं तो वो फिर जो है ना वो भी तो अब उसके बाद जो है ना ये 1980 में वो चले गए बरतानिया, और उन्होंने बरतानिया की शहरियत हासिल कर ली। और फिर उसके बाद मौसूफ ने कहा कि मुझे बरतानिया के शहरी के तौर पर PIA हायर करे, मुझे बरतानिया के शहरी के तौर पर मेरी मुलाजमत यहाँ पर बरकरार रखे। ठीक है, उन्होंने बरतानिया के शहरी के तौर पर। अब पता चला कि उनकी FA की डिग्री हो गई है जाली, और उनको कहा गया, और वो कौन थे, डेप्टी स्टेशन मैनेजर। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है ना। इतनी बड़ी पोस्ट पे पता नहीं कितने लाखों में वो तनख्वाह ले रहे थे। वहाँ से उनको कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें, और अभी गालिबन इसी 30 को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और पता नहीं करोड़ों में वो तनख्वाह वसूल कर चुके होंगे। पता नहीं वो इस्तीफ़े के बाद तो फिर पेंशन भी होती है, तो किधर गई जाली डिग्री और किधर गया, उसको तो टर्मिनेट होना चाहिए, पूरे पैसे वापस करो। यहाँ तो ये होना चाहिए कि अगर आपकी डिग्री जाली है और आपने 2 नंबरी करके इस तरीके। एक बात बताऊँ, वैसे मेरा दिल कह रहा था कि फिर जनरल बाजवा की भी सारी डिग्रियाँ ज़रा खंगालें। जिनके भाई की डिग्री जाली है, हो सकता है कि उसी तरह से जाली उन्होंने भी वो यहाँ पे भर्ती हो गए हों, और यहाँ पर भी जो है ना। ये मैं आता हूँ जनरल बाजवा के केस से मुतालिक, बहुत ही वाज़ेह चीज़ें हो गई हैं। लेकिन यार आप ना कभी कभी बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, मैं भी आपको सीरियस कर देता हूँ, और ख़बरें भी ज़रा सीरियस आ जाती हैं। साथ एक लतीफ़ा भी होना चाहिए, हैं, होना चाहिए ना। ये सुने लतीफ़ा, कसम से आप दुआ करेंगे भाई यार नकवी साहब, आपने जिस तरीके से जो है ना सीरियस संजीदा गुफ्तगू में हमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा संजीदा, इतना ज़्यादा संजीदा भी नहीं होना चाहिए। ये लतीफ़ा सुने, फिर उसके बाद आप दुआएं करेंगे, फिर मैं आपको सीरियस करता हूँ जनरल बाजवा वाली खबर पर। ये लीजिए। 180 औसत आमदनी थी कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में 40 से 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान, जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख
40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 साल, 40 पाकिस्तान की आबादी 40 मिलियन थी. Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan they had joint industries. कि जाए और शेर के ऊपर मोर लगाए. मैं अपनी मालना पकड़ना तो चाहिए उन लोगों को जो मून कटिंग में लगे हुए हैं. चाइना मैं पूरा लायबल दे दूंगा अपनी पार्टी को, सारी पार्टी को मैं बुला रहा हूँ 24 को रायवंड इस्लामाबाद. इंशाल्लाह लोड शेडिंग का हम पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं. ये NA-22 का बड़ा अहम इलेक्शन, NA-122 का बहुत अहम इलेक्शन है. 120 ही कह रहा हूँ. दूसरी साल करा है आर्मी पब्लिक स्कूल की. बरसी है. हमने अपने कमजोर इलाकों पे खर्च करना है. हमने मियाँ वाली, DG खान, चौंसा जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया. मैं भी ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है. आलो जी, ये वैसे मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया, वैसे मैंने आपके साथ मजाक किया है. वो वैसे मैंने कहा आप चले खुश हो जाएं. ये लतीफ़ा नहीं है, ये रोने का मकाम है. ये बंदा पाकिस्तान का 4.25 साल वज़ीर आज़म रह चुका है. वो दोबारा भी उसने ऊधम मचाई हुई मुझे वज़ीर आज़म बनाओ. ये बंदा, यानी आप किसी मैट्रिक फेल को कंपेयर करें ना, वो भी ये चवलियाँ नहीं मारेगा. ये चवल वो भी नहीं मारेगा. ये हर वक्त के टंग स्लिप तो नहीं होती, ये होती. खैर ठीक हो गया. ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी शोमी किस्मत. ऐसे भी आ गए हुक्मरान कैसे. आला जी, ये कल क्लिप आपने मांगा था, कल तो उसी वक्त DG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये ज़रा सुन लीजिए. डैड फैज़ अमीर के कोर्ट मार्शल की, तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है. इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि एक सबजुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों, तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा. कानून अपना रास्ता फिर ख़ुद बना लेगा. और इमरान नियाज़ी से ज़्यादा जनरल फैज़ को किसने इस्तेमाल किया होगा अपने ज़ाती मकासद के लिए भी और अपने सियासी मकासद के लिए भी, किसने इस्तेमाल किया होगा. अब बात यह है कि उनसे पूछा गया जनरल बाजवा से मुतल्लिक भी कि जनरल बाजवा, जनरल नवीद मुख्तार, ये जो लोग हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है. आखिर फैज़ को यही लोग ले आए हैं और फैज़ को जिस तरीके से उसकी आबियारी की गई, फैज़ को लगाया गया, उस वक़्त पता नहीं था आपको. तो फिर DG ISPR ने कहा सहाफ़ी के जवाब में, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी आपने एक बंदे का नाम नहीं लिया. ये जो DG ISI होता है वो किसके अंडर आता है? वो वज़ीर आज़म के अंडर आता है. और उस वक़्त के एक वज़ीर आज़म कौन थे, उनका तो आपने नाम नहीं लिया. कुछ अस्करी हलकों ने थोड़े दिन पहले कुछ और भी कुछ वजाहतें इस तरह से हमने रब्ता किया तो दी कि जी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, क्योंकि हर बंदा यही पूछ रहा है ना जनरल बाजवा के ख़िलाफ़. मैंने आपको कुछ रोज़ पहले भी वीडियो करके बताया था कि भाई जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ फ़िलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही. और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बहुत वाज़ेह हो चुका है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही. अच्छा, अब आप हैरान होंगे, मैं हैरान नहीं हूँ, ठीक हो गया ना. आप हैरान होंगे कि यार देखें जनरल बाजवा ने भी तो वही ऊधम मचाया है,
डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ यही कुछ किया है। जनरल बाजवा ने भी, यही मोहम्मद ज़ुबैर थे जो कह रहे थे कि जनरल बाजवा ने कहा कि मैं आपके 2 बंदे भी माल रोड पे नहीं आने दूंगा, और ख़ुद गुजरांवाला के जलसे में जिस तरीके से मुखातिब किया था नवाज़ शरीफ साहब ने जनरल फैज़ को, उसी तरीके से उन्होंने जनरल बाजवा को भी मुखातिब किया था। तो फिर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ क्यों नहीं हो रही? जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ सर इसलिए फ़िलहाल कार्रवाई नहीं हो रही कि जनरल बाजवा ने इधर जो उधम मचाया, उनने अपने इदारे में उधम नहीं मचाया, उन्होंने अपने इदारे की साख को ख़राब नहीं किया, उन्होंने अपने चलें साख को भी ख़राब किया हो, लेकिन इदारे के अंदर बगावत कराने की कोशिश नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। जनरल फैज़ ने इदारे को नुकसान पहुँचाने की, इदारे को फ़िज़िकल नुकसान पहुँचाने की, इदारे के अंदर बगावत कराने की कोशिश नहीं की, बल्कि बगावत कराने की पूरी प्लानिंग की। ठीक है ना। ये अफसार आलम साहब कह रहे थे, वो कह रहे सीनियर संजीदा सहाफ़ी हैं, शुरली वाले नहीं हैं, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कह रहे थे मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनरल फैज़ सारी की सारी चीज़ें वो अपने घर ले गए थे। ISI का जितना खुफिया डाटा था, फाइल्स वग़ैरह, डाटा CDs में, या मिसाल के तौर पर USB में, या जहाँ जहाँ भी, सब का सब डाटा, उसमें कुछ तो बहुत ही हसास मालूमात थी। जर्नैलों के बारे में मालूमात, जजों के बारे में मालूमात, सहाफ़ियों के बारे में मालूमात, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में मालूमात, सारी मालूमात इकट्ठी करके जनरल फैज़ अपने घर ले गए थे, और यानी उसकी कॉपी करवा के उसको घर ले गए। और अभी अफसार आलम साहब के बकौल वो कहते हैं कि वो डाटा जनरल फैज़ के घर से, उनके फार्म हाउस से बरामद हो चुका है वो सारे का सारा डाटा, और उसमें बहुत कुछ तो डाटा बहुत ही खुफिया मालूमात थी। एक उसने करतूत ऐसे किए हैं ना। दूसरा ये है कि उन्होंने 9 मई को आर्मी के असला डेपो पर हमला करवाया, उसका किसी को नहीं पता था। बहुत ट्रेंड लोगों से, वो कह रहे हैं कि बहुत ट्रेंड लोगों से उन्होंने हमला करवाया, और अगर वो उस जगह पर काबू पा लेते तो बहुत जंगी सूरत हाल पैदा हो जाती हमारे लिए। तो जनरल फैज़ ने ये करतूत की है, और वो तो उस वक़्त तो वो अब वहाँ उस जगह पे तो वो बहुत अलर्ट होती है आर्मी एजेंसीज़, आर्मी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, वो बहुत अलर्ट होती हैं ऐसी जगह पे। तो जो एमुनिशन डेपो था और उसमें बहुत ही बड़े बड़े हथियार भी थे, उस पर इसने हमला करवाया। जनरल फैज़ ने पिन पॉइंट करके दिया, इस जगह पे भी हमला करो, इस जगह पे भी हमला करो, ये स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, ये कमज़ोर पॉइंट्स हैं। तो ये तो आप पूरा एंटी रियासत हो गए ना, ये तो आप पूरा एंटी इंस्टीट्यूशन हो गए, ये तो आप पूरा एंटी आर्मी हो गए ना, ये तो आपने पूरी तबाही मचाने का प्लान किया था ना। तो असल में ये वजूहात हैं कि जनरल फैज़ ने अंदर बगावत की कोशिश की। मैंने आपको पहले भी बताया, भाई जनरल फैज़ के अपने पक्के बंदे हमें बता रहे थे कि आप देखिएगा कि वो फ़लाँ कोर कमांडर उस वक़्त वो फ़लाँ कोर कमांडर, वो फ़लाँ कोर कमांडर, ये भी जनरल फैज़ के साथ है, वो भी जनरल फैज़ के साथ है, वो भी जनरल फैज़। उस वक़्त मैं बिलीव नहीं कर रहा था। आज मुझे पता चला भाई यार वाकई ठीक कह रहे हैं, और मैं कुर्बान जाऊं अपने इंटेलिजेंस पर भी, और मैं कुर्बान जाऊं जैसे अंसार अब्बासी साहब जैसे बहुत सारे और लोग कह रहे हैं कि जनाब उस इदारे के अंदर भी बहुत सारे फड्डे थे, जैसे सुहेल वड़ाइस साहब जैसे ज़ीरक सहाफ़ी ने, बहुत ही मंझे हुए सहाफ़ी ने लिखा अंदर के बहुत सारे इख्तलाफात। तो ये ऐसे इख्तलाफात थे, और जनरल फैज़ ऐसा पैरेलल चला रहा था पूरा सिस्टम, जो अब भी पकड़ा गया। मतलब मैं तो हैरान हूँ, मैं किसी आम बंदे को भी पता था, वो क्यों नहीं पता था हमारी एजेंसीज़ को, वो क्यों नहीं। आज यौम दिफा है, मुझे फिर इसी से कोई बात याद आ जाती है। आज यौम दिफा है, यौम दिफा पाकिस्तान के शहीदों को सलाम, और पूरी कौम को यौम दिफा मुबारक भी हो। मुझे एक बात याद आ गई, एक किताब में, फ़ारूक आदिल साहब की किताब है हमने जो भुला दिया, तो उसमें जो है ना एक वो ज़िक्र कर रहे हैं कि जब ये 65 की जंग में
وہ سارا کچھ جس طریقے سے وہ جذبے سے فوج لڑی اور جس طریقے سے انہوں نے دفاع کیا، پھر چائنا بھی ہماری مدد کو آیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ سے پہلے بھی صدر ایوب وہ ششدر ہو گئے، حیران ہو گئے، اس حملے کے بارے میں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یعنی اس طریقے کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی کہ اس حملے کے بارے میں پتہ کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دہلی میں جو پاکستانی سفارت خانہ تھا اس کو پتہ چل گیا تھا، اس نے ترک سفیر کے ذریعے، یہ فاروق عادل صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس نے ترک سفیر کے ذریعے میسج بھیجوایا، یہاں پر ترکی کے سفیر کے ذریعے پاکستان میسج بھیجوایا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن وہ اطلاع بھی ایوب خان سے چھپائی گئی۔ پتہ نہیں اب وہ کیوں چھپائی گئی، کس لیے چھپائی، کس نے چھپائی، اس کا نہیں پتہ۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر حملہ ہو گیا، بس یہ پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور کچھ دوستوں کی کرم نوازی، اس طرح سے اس میں بھی ان کا بھی دوستوں کا احسان کہ جس کی وجہ سے خیر۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، آج یوم دفاع پاکستان ہے، آج شہداء کا دن ہے، آج دفاع کا دن ہے، پوری قوم کو مبارک بھی ہو، لیکن جو وہ جنہوں نے 9 مئی کو انہی شہداء کے مجسموں کو توڑا تھا، جنہوں نے انہی شہداء کے مجسموں کو آگ لگائی تھی، کیا وہ آج شرمندہ ہیں؟ کیا ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنے کو تیار ہیں؟ کیا وہ قوم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر وہ نہیں تیار تو پھر کیا ان کا ضمیر مر چکا ہے؟ اور اگر وہ نہیں تیار تو پھر ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ میں سے بہت سارے پوچھتے ہیں، اس دن بھی ایک بڑے پڑھے لکھے بندے نے مجھے میسج کیا کہ نقوی صاحب یہ روز ہی کہتے ہیں تو اس کو جلدی کریں، اس کو ملٹری کورٹس کے حوالے۔ بھائی بات یہ ہے، پہلے بھی بہت ساری ایسی مصیبتیں گلے پڑی ہوئی ہیں، پہلے بھی یہ، پھر ان کا سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہے جناب کہ جلدی فیض کے بارے میں بھی اتنی جلدی نہیں ہوگی۔ انکوائری ہو چکی ہے، کورٹ مارشل ہے، ان کو پورا موقع دیا جائے گا، پھر ایسا نہ ہو اوپر کی عدالتوں میں جا کے ویسے ہی کالے بھونڈ بیٹھے ہیں، وہ فارغ کر دیتے ہیں نیچے مقدمات کو، پھر اس کے بعد یہاں بھی اسی طرح کا سلسلہ ہو، تو یہ اتنا جلدی نہیں ہوگا، پورے قانونی تقاضے پورے ہوں گے، اور پھر ان کی جب قانونی تقاضے پورے ہوں گے تو ان کے بارے میں بھی قانونی تقاضے پورے ہوں گے۔ ان کا تو جب ٹرائل اگر ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ہوگا، وہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح سے اودم نہیں مچانا، جلدی نہیں کرنا، پورے جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کر کے کرنے ہیں۔ لیکن میری معلومات کے مطابق ابھی تک جنرل باجوہ زیر عتاب نہیں ہے، اب کل کو کیا ہوتا مجھے نہیں پتا۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جو ابھی تک عسکری سرکلز میں بھی، وہاں پر وڈے گھر میں بھی، پاور کاریڈورز میں بھی جو یہ تاثر ہے، ابھی تک جنرل باجوہ زیر عتاب نہیں ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو خبر دینی تھی۔ میں نے کہا ہے نا کہ صحافی کو تبلیغانہ تجزیہ نہیں کرتا، وہ خبر دیتا ہے، خبر کی بنیاد پہ اپنا تجزیہ کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔